Welcome everyone in today's session. Today we have Ruxan Miss as a resource person. She is going to train us about experiential learning. We know that if we whatever we learn with our experience, we remember it for a long time. Okay, so experiential learning is a concept with which we can teach students to remember their concepts for in their mind for a long time. So today she brings this topic for us. So I request everyone to listen her and I request Ruxan ma'am to please start this session. Ma'am, please. Thank you, sir. A warm welcome to good afternoon, teachers. Myself, Ruxan Parveen from Passing School, and my topic is experiential learning. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि यहाँ पे जो भी अधिगम होगा वो हमारे अनुभव के द्वारा होगा। यानी कि हम जो भी सीखेंगे वो अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं कि किस तरह से हम अनुभव के द्वारा हम अपने अधिगम को करते हैं। तो इसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं, यानी कि करके सीखना। किसी भी चीज़ को सीखेंगे पहले तो काम को करेंगे फिर चीज़ को सीखेंगे। एज ए टीचर सभी टीचर जाते हैं, जब हम क्लास लेने जाते हैं तो जब भी क्लास में स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को पहले पूर्ण ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। पहले देखते हैं जो बच्चे आते हैं तो उनका एक बैग होता है नॉलेज, तो उस नॉलेज को हम आगे बढ़ाते हैं। यानी कि वो नहीं कि बच्चा आया है तो उसको पहले एकदम बता दिए क्या है, यानी पहले तो वो ज्ञान को जाने कि बच्चे को क्या नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम ज्ञान देंगे कि अब उसको कितना ज्ञान देने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा अधिगम के बारे में बताते हैं। लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब मनुष्य का जन्म होता है तब से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती उससे पहले तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जब भी कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन आता है। हम कुछ सीख के और हमारे कुछ व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो वो हमारा सीखना व्यर्थ हो जाएगा, सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म के उपरांत सीखना स्टार्ट कर देता है और टिल द डेथ वो अपने सीखते ही रहता है। छोटे बच्चे हैं तो वो पहले अपने घर से सीखना स्टार्ट करते हैं। स्कूल नहीं आए तो वो पहले घर से ही सीखते हैं। ऐसे ही स्कूल आ गया तो वो सब स्कूल सीखे नहीं, जब वो स्कूल आए तो पहले वो घर से सीखे तब वो स्कूल आए। फिर इसका क्राइटेरिया बढ़ता चला गया, पहले उसका हो गया घर, फिर तो स्कूल में आया तो फिर स्कूल, फिर उसके आस पड़ोस के लोग, फिर उसका समाज, यानी कि उसका क्राइटेरिया बढ़ते जा रहा है और इस तरीके से वो सीखते ही जा रहा है। और सीखने के बाद वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। हमारा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ लिए हमको बहुत नॉलेज है, मेरे बात करने का तरीका ये है। तो सर्वांगीण विकास बोले तो ऑल राउंड डेवलपमेंट आपका हर तरफ से हर स्टेप से आपका विकास होना चाहिए। सपोज दैट अगर हम देव को ले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, दिया चल रहा है और देव अगर गया थोड़ा सा उसकी माँ का ध्यान इधर हुआ हो गया और उसकी ये कुछ हुआ तो उसका कहाँ चल गया, आप वो हर जल्दी की चीज़ से डरेगा कि हम उसको टच करेंगे तो मुझे जल जाएगा, वो उसके माइंड में बैठ गया। तो वो सीखा कि जल्दी में चीज़ से मतलब कोई चीज़ जल रही है उसको छूने के लिए मेरा हाथ जल जाएगा। एक एग्जाम्पल और देता है, मेरा बेटा है 15 महीने का है, तो बहुत छोटा लग रहा है कि वो नहीं सीख रहा है, लेकिन बताते हैं कैसे। अब वो हर दिन अपने दादाजी के साथ घूमने जाता है, शाम को रोज को घुमाते हैं, तो इधर देखिए 4-5 दिन से उनके पास जा ही नहीं रहा है। तो सोचते कि शायद हो सकता है इसका मूड चेंज करता है, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से 4-5 दिन हो गया नहीं जा रहा। तो उसको पूछे कि पापा क्यों नहीं जा रहा है, बोला कि क्या बताए उनका अभी नया घर बन रहा है तो वहाँ अपने घर के पास लेके गए हैं, वो दिया बत्ती जलाते हैं साथ में, सब अपनी कल्चर में अपना करते हैं। तो शाम को अगरबत्ती दिया बत्ती जलाने जाते हैं, तो वो उसको लेके जाके उसको बैठा लिए और वो सब रूम में जा करके अगरबत्ती दिखा रहे थे। अब उसके मन में वो डर हो गया कि हमको वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ दिया दिखता है तो छोड़ देते हैं। वो बता तो नहीं रहा है और वो अंकल भी नहीं बता रहा है ये चीज़। जब 4-5 दिन हो गया तो पूछे कि क्यों नहीं जा रहा, समझ
हर कोई बच्चा जब से जन्म लेता है तो वो हर चीज़ को रो करके बताएगा। उसको कोई चीज़ चाहिए होता है तो वो थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बस उल्टी करेगा, इशारा करेगा। जब वो और थोड़ा बड़ा होगा तो फिर वो बोल के प्रकट करेगा, उसको भूख लगेगा तो फिर वो खाना मांगेगा। जब और बड़ा हो जाएगा तो अगर कुछ काम में बिजी है तो वो खुद से नहीं खाएगा, यानी कि वो डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है। अब आते हैं टॉपिक पे, मैं थोड़ा सा बताया कि लर्निंग क्या होता है। डेविड कोक को फाउंडर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग बस माना जाता है, यानी कि उन्होंने इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फॉर्म किया था, इसको फाउंडर माना जाता है। डेविड कोक ने इस थ्योरी को 1984 में दिया था। इस लर्निंग की क्या प्रकृति है मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि इसकी क्या प्रकृति है। डेविड कोक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है, यानी कि जो भी हम सीखेंगे वो पहले हम एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तक को बोझ नहीं देना है कि बहुत सारा बैग में स्मर्ट नहीं और बच्चा जा रहा है स्कूल में, बच्चा बहुत सीख रहा है, नहीं, उसको ये नहीं कि उसको बोझ नहीं करना, उसको हम दाब दिए कि इतना सारा तुमको इतना पढ़ना है, नहीं, बल्कि अपने स्कूल में विद्यालय में अलग अलग तरह के कार्यक्रम को उनको आयोजित करना चाहिए ताकि बच्चा सीखे, सेमिनार करना चाहिए, या फिर कभी अब सेट भ्रमण होता है वहाँ पर उसको ले जाएंगे, इससे वो बच्चा अलग अलग तरह की एक्सपीरियंस करेगा और वो से और जो वहाँ जो सीखेगा वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और वो कभी उसको भूलेगा। तो इस सिद्धांत में ऐसा वातावरण उपस्थित होता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक रोमांचिक होते हैं, यानी कि जब रोमांचिक होते हैं ऐसे कि बस पैसे लर्न की तरह सुन रहे हैं, मुझे मन कर रहा है तो मैं सुन रही हूँ या फिर कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो वैसा वाला यहाँ पे लर्निंग नहीं है, बल्कि जब कुछ काम करेंगे उस समय एक्टिव होंगे और जब एक्टिव होंगे उस काम करेंगे तो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। यहाँ अधिगम दो तरह के बताए गए हैं। पहला एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम, होते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। द सेकंड वन इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको बोलते हैं अनुभवजन्य अधिगम। अब बताते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम होता है क्या। संज्ञानात्मक अधिगम यानी कि सिर्फ आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बच्चों को गए क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ा दिए, एक विषय पढ़ा दिए छोटे बच्चों को क्लास में, या फिर थोड़े बड़े बच्चे क्लास में गया तो क्रिकेट के बारे में बता दिए, क्रिकेट क्या होता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें अंपायर होते हैं, कितना इसका पिच लंबा होता है, उसको बस थ्योरी बेस पता है कि क्या होता है, लेकिन वो कभी किए नहीं है। लेकिन जब अनुभव हम आते हैं जान जाएगी, क्योंकि वो कर भी सीख रहे हैं, वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिक्स हो गई है। डेविड कोक ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। स्लाइड दीजिए। पहला आता है आपका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा आपका आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, द थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, द फोर्थ वन इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब वन बाय वन करके जानते हैं कि ये सारे क्या है, कुछ नाम नहीं लग रहा है कि हाँ ये कुछ नाम है, क्या है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि पहला एक्सपीरियंस क्या है, वो इंसान किसी काम को करेगा, सेकंड में उस काम को ऑब्जर्व करेगा, थर्ड में उसके बारे में वो पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करेगा और लास्ट में फाइनल काम को कंक्लूजन किया जाएगा। उसको हम आपको बताते हैं डिटेल्स में कि क्या है। जब ये थ्योरी आई थी तो स्कॉट के साथ और कुछ मनोवैज्ञानिक मिलकर काम किए थे जिनका नाम है रॉन फ्राई। तो जब ये थ्योरी आई तो उससे पहले जिस टाइम बॉब का जन्म हुआ था तो उस टाइम प्याजे का बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसका टाइम था प्याजे का। तो प्याजे का जब टाइम चला था तो उनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, तो प्याजे के नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इनको लगा कि उससे कुछ रिलेटेड जो उनका कुछ थ्योरी है उससे कुछ अलग करते हैं।
इसमें होता है जो कुछ आप काम करते हैं या कुछ भी सीखते हैं, या मतलब आपने जो कुछ भी काम किया, आपने फील किया और उस काम को किया, वो इस कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस में आ जाता है। सपोज एज अ टीचर, हम लोग टीचर हैं, हम लोग क्लास में पढ़ाने गए, मैं क्लास में पढ़ाई 40 या 50 मिनट का मेरा क्लास था, मैं क्लास में गई, क्लास में सारे अपने जो टॉपिक्स थे सबको क्लियर किया, एग्जाम्पल्स दिए, क्लास में क्वेश्चन आंसर दिए, मेरा वो कंप्लीट हो गया। ये जितना मैं काम की वो आपके कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस में चला गया। ये आपका हो गया डूइंग और हैविंग एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो भी काम किए हैं वो आपके इसमें चला गया। द सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि चिंतनशील अवलोकन। इस स्तर में शिक्षार्थी अपने विचारों को विभिन्न दृष्टिकोण से समझाते हैं, वे निष्पक्ष, धैर्य और सावधानी पूर्वक निर्णय करते हैं। इनमें जो भी काम किया जाता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहले वे काम को करते हैं, यानी कि वो पहले काम को मूर्त रूप से करेंगे, काम को करने के बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसमें प्रकाश डालेंगे कि जो भी मैंने काम किया था उसमें और क्या बेहतर मैं कर सकता था। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल दी कि मैं क्लास में गई, 40 मिनट का मैंने क्लास लिया, मैंने क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया समझाया, लेकिन रिफ्लेक्ट मेरा तब होगा जब मैं पिछला क्लास का जब वीडियो देखूंगी, जो मैंने क्लास लिया था, सपोज दैट परसों मैंने क्लास लिया था, और जब कल मैं बैठ के इसका वीडियो देखी कि मैं 40 मिनट का क्लास लिया, तब मुझे लगेगा कि मैंने क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बच्चों से पूछने में, और मेरा कुछ टॉपिक जो मुझे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यहाँ मैं अपने किए हुए गलती नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था मैं उसको और बेहतर कर सकती थी। तो यहाँ मैं जो पहले काम की थी उसको यहाँ पे ऑब्जर्व, तो ये मेरा आ गया आपका ऑब्जर्वेशन है। जो मैंने पहले काम किया उसको और ऑब्जर्व किया, उसको और बेहतर करना चाहिए। मेरी क्लास 40 मिनट का था, उसमें और कुछ हम कर सकते थे, यानी कि क्वेश्चन आंसर में मैं टाइम ज़्यादा लगाई और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगी। ये अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व किया, कुछ काम नहीं किए, इसको अपनी सोच ये है कि क्या क्या मैं पिछले काम में ये चीज़ को नहीं करूँगी। तीसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि अब इसमें हम क्या करेंगे, इस स्तर पर शिक्षार्थी स्थितियों या समस्याओं को समझने के लिए पारस्परिक मुद्दों या भावनाओं, विचारों, तर्क, दृष्टिकोण, सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर वे व्यवहारिक मुद्दों, समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्थित योजना, विचार, सिद्धांत का निर्माण करने पर निर्भर करते हैं। मैं बता दी कि यहाँ मैंने देखा कि मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था और मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, अब प्लान करेंगे कि यहाँ बस मैं देखी कि मेरे क्लास में क्या कमी थी, मुझे क्या ऑब्जर्व हो गया कि मैं अपने कमियों को देखूँ। अब मैं यहाँ पूरा प्लान करूँगी कि मैं यहाँ पहले जाऊँगी, पहले अपने टॉपिक पे आऊँगी, पहले अपना पूरा टॉपिक कर लूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया, यहाँ प्लानिंग, ये स्टेज मेरा कहलाता प्लानिंग। यहाँ पूरा मैं प्लानिंग कर ली कि अभी मुझे करना है सारे स्टेप्स, तो ये आपका आ गया प्लानिंग का स्टेज। थर्ड आ गया आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि सक्रिय प्रयोग। इस सक्रिय अवस्था में शिक्षार्थी विभिन्न स्थितियों के साथ प्रयोग करके एक सक्रिय सीखने का अनुभव दिखाते हैं। सक्रिय प्रयोग के चरण में शिक्षार्थी केवल एक स्थिति का अवलोकन करने के बजाय एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो उसे अमूर्त रूप से अपनी इम्प्लीमेंट दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये थर्ड से मेरा फोर्थ में जब स्टेज में गया, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम कल जो क्लास लिए, अब जो हम प्लान किए थे, अब प्लान के मुताबिक क्लास लेंगे, सारे टॉपिक को डील करेंगे। डील करने के बाद जब मेरे पास समय बचेगा तब मैं बच्चों से क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो ये आपका आ गया फोर्थ स्टेज। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इसको। सपोज दैट विराट कोहली का मैच है एज अ कैप्टन, वो क्रिकेट खेलेगा, बहुत अच्छा से मैच खेलेगा, सेंचुरी भी मारे, मैच जीत भी गया, तो वो आपका आ गया कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस में। जब रिफ्लेक्टिव नहीं आएगा तो वो विराट कोहली जब मैच ओवर हो गया, तो फिर जब वो अपने मैच का जब वीडियो कोई भी होता है, टीचर हो या क्रिकेटर हो, कोई भी अपने काम को करते उसका वीडियो देखते हैं, मैंने क्योंकि बेहतर करना है ना आगे, ऐसा तो नहीं कि बस मैं करने जा रही हूँ। तो जब वो फिर गए अपने वीडियो को देखे तो उनको
का कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे कि मुझे अब काम को कैसे कैसे करना है, उसको पूरा सीक्वेंस में डाल दी कि मुझे अब काम को करना है। और थर्ड फोर्थ में आ गए वो नेक्स्ट जगह और वही बॉल जो उसी को आउट में थे वो सिक्सर वाला, और उसी में उसका और भी बेहतर रहा, तो वो आपका चला गया एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट आ गया गाइडिंग स्टाइल। डेविड ओ'कॉनर ने लर्निंग को 4 डिफरेंट स्टाइल में बांटा है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति 4 अलग-अलग तरीके से सीखता है। जो हम पहले पढ़ रहे थे वो साइकिल है, यानी कि किस तरह से लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, चलता है। यानी कि कोई काम को पहले हम मूल रूप से करते हैं, बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं, हर स्टेप में हम उसके लिए पूरा प्लानिंग तैयार करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे है कि ये बताया है डेविड ओ'कॉनर ने कि 4 तरह के लर्नर 4 तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कंप्लीट किया जाता है, 4 डिफरेंट स्टाइल में। कोई भी व्यक्ति 4 अलग-अलग तरीकों से सीखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का सीखने का स्टाइल अलग होता है। बहुत लोग बुक में यहाँ पढ़ भी रहे हैं और हेडफोन लगा के गाना भी सुन रहे हैं, उनका पढ़ाई भी चल रहा है और हल्का म्यूजिक से अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत लोगों को डिस्टर्ब होता है, हल्का म्यूजिक रहता है तो वो मत पढ़ रही है, उनको बिल्कुल मतलब ऐसा साउंड पसंद नहीं है पढ़ाई करते समय। तो सब लोग का अपना स्टाइल होता है, मतलब पढ़ने का तरीका होता है। तो उसी तरह से जब पढ़ने का तरीका अलग होता है, उससे सीखने का तरीका भी सभी लोगों का अलग अलग से होता है। पहला है मेरा डाइवर्सिटी। इसमें हम क्या करेंगे, फील करेंगे और वर्क करेंगे, मतलब जो भी काम करेंगे उसको सिर्फ देखेंगे और एहसास मतलब फील करेंगे, एहसास करेंगे क्या होता है। डाइवर्सिटी, ये शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और वस्तुओं को विभिन्न परिदृश्य के रूप में देखने में सक्षम होते हैं। वे किसी कार्य को करने की बजाय देखना पसंद करते हैं, मतलब वो फील करते हैं कि हाँ ठीक है क्या नहीं है, और उसको देखना पसंद करते हैं। इसमें जानकारी को एकत्र करने और समस्याओं को हल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब सारी चिंतक जो अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, एक प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि ये ओपन एंडेड थिंकिंग वाले होते हैं। कोई भी समस्या आएगी तो एक से अधिक हल निकालेंगे। ये क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देते हैं, ये अपनी कल्पना शक्ति को भी बढ़ावा देते हैं। ये वैसे लर्नर आएंगे जिनमें आइडियाज बहुत होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये सिचुएशन को मूल रूप से देखते हैं और अलग अलग आइडियाज को निकालते हैं। सपोज दैट डाइवर्सिंग थिंकिंग में वो लोग आते हैं जो एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन निकालते हैं। सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपसे पीछे नहीं बताऊँ कि मेरा नाम प्रसाद है, आप अपने बारे में बहुत सारा मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने कितना पढ़ाई किया, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा उसका बहुत सारा क्राइटेरिया आ गया, तो वहाँ आपका आ जाएगा डाइवर्सिटी, यानी कि एक चीज़ को ओपन रूप से बहुत अलग तरीके से बताना। सपोज दैट अगर पूछेंगे ताजमहल के बारे में बताओ, तो आप पूरा उसका डिटेल बताओगे, किसी एक चीज़ पे तो बंद ही होगा कि हाँ ताजमहल कहाँ से देखा था, यानी कि इसमें आएगा कि आप एक चीज़ का बहुत सारा ओपन एंडेड तो पढ़े होंगे हम लोग वही वैसे। सेकेंड है एसिमिलेटिंग, यानी कि इसमें क्या करेंगे, थिंक एंड वॉच, देखेंगे सोचेंगे और उसको देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एसिमिलेटिंग आता है फील एंड वॉच। ऐसे लर्नर व्यक्तियों में कम केंद्रित होते हैं और विचारों को मूर्त संकल्पनाओं से अधिक रुचि रखते हैं। वे वास्तविक मान पर आधारित दृष्टिकोण की तुलना में तार्किक रूप से ध्वनि सिद्धांतों को अधिक आकर्षित करते हैं। वे पढ़ाना, व्याख्यान करना, विश्लेषण करना, मॉडल तैयार करना के माध्यम से सोचते हैं। ये वे लर्नर होते हैं जिनको थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे में आते हैं लेक्चरर, वे मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका मानना है कि मैं ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आत्मसात करूँ, यानी कि ये वो लर्नर आते हैं जो जितना भी ज्ञान है ले लो, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो रहा है या क्लासेस के थ्रू हो रहा है, जितना ज़्यादा अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं। ये तो एक
ऐसे लर्नर बस क्या करते हैं कि जो भी ज्ञान हमको मिल रहा है कैसे भी वो ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे समाज के थ्रू हर चीज से वो क्या करते हैं सारे ज्ञान को अपने अंदर ले लेते हैं। ये लोग कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम ऐसे भी बस सिंपल टर्म में बता दीजिए, नहीं इनका मानना है कि वो कॉम्प्लेक्स से एकदम सिंपल टर्म में आएंगे, कि वो कैसे धीरे धीरे वो सिंपल टर्म में आएंगे, पूरे चीज़ों को जानने में माहिर होते हैं। ऐसे लर्निंग बताएंगे कि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे सीखें। कन्वर्सिंग, ये क्या करते हैं, ये सोचते भी हैं और उसके प्रति काम भी अपना ये सोचना भी है और उसके लिए आगे कैसे काम करना है। अभी सारी सीखने वाली शैली शिक्षार्थी समस्याओं को हल कर सकते हैं, व्यवहारिक मुद्दों का समाधान खोजने के लिए अपने सीखने का उपयोग करेंगे। वे तकनीकी कार्यों को पसंद करते हैं और लोगों और पारस्परिक फर्मों को कम चिंतित होते हैं। वे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान पाकर निर्णय भी दे सकते हैं। ऐसे लर्नर के द्वारा फिक्स सॉल्यूशन निकलता है। ये वे लर्नर होते हैं जो एक ही पॉइंट में सोचते हैं, ये सिंगल बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ऐसे जो भी शिक्षार्थी होते हैं वो बहुत अलग अलग आइडियाज को लेते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने यहाँ बताया था कि ये वे लर्नर हैं जो एक को भी पूछे तो उसका बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट आइडिया होता है, लेकिन इनका बस सिंगल बेस्ड एक ही सॉल्यूशन होता है। ये ओपन बेस्ड होते हैं, ये क्लोज बेस्ड होते हैं। यानी कि अगर इसमें आपसे पूछे कि क्या आप टीचर हो, इसका जवाब हाँ या ना होगा, यानी कि यस और नो में आंसर आएगा इसका, यानी कि इसका आंसर सिर्फ एक ही क्लोज रिलेटेड होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस हाँ या ना में होगा, हाँ करना है कि नहीं करना है। तो ये आपका सिंपल आ जाएगा कन्वर्सिंग में। जैसे अगर पूछे भी कि क्या ताजमहल आगरा में स्थित है, मतलब सिंपल से समझ लीजिए, ये सिंपल टर्म है, ज़्यादा थिंक नहीं, मतलब ये क्या करते हैं कि ये सिंपल से किसी भी टर्म को एक रूप में दिखाते हैं। जैसे ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, वो एक चीज़ को अलग अलग तरह से आइडियाज निकालते हैं, ये कैसे हो कैसे नहीं होगा, लेकिन ये बस एक ही सिंगल बेस्ड आंसर में टिके हुए रहते हैं। लास्ट है मेरा रिकमेंडेशन। इसमें होता है, इसमें काम करना और उसको महसूस करना माना जाता है। ऐसे अधिगम वाले शिक्षार्थी प्रायोगिक पद्धति के बजाय अंतर्दृष्टि पर निर्भर करना पसंद करते हैं। ये शिक्षार्थी अन्य व्यक्तियों का विश्लेषण करते हैं, उसका व्यवहारिक अनुभव दृष्टिकोण लेना पसंद करते हैं। वे नई चुनौतियों और अनुभव की योजनाओं को आगे बढ़ने के लिए आकर्षित होते हैं। वे अपने कार्यों को करना पसंद करते हैं। ऐसे शिक्षार्थी अधिगम पद्धति, अधिगम की परिस्थितियों, अनुभव और प्रेरणा से प्रभावित होते हैं। और ऐसे शिक्षार्थी ट्रायल और एरर थ्योरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि ये शिक्षार्थी क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को करेंगे, फील करेंगे और उसको करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो पूरा ना हो जाए। तो इसके अंदर ट्रायल और एरर वाली थ्योरी बिल्कुल बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। और हम लोग जानते भी हैं ट्रायल और एरर थ्योरी को। सपोज दैट इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ट्रायल और एरर थ्योरी को दिया था और थॉर्नडाइक ने, उन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि प्रयत्न और भूल, ये क्या है प्रयत्न और भूल, मतलब ट्राई करेंगे तब तक करते रहेंगे जब तक हम सफल नहीं हो जाए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया था भूखी बिल्ली को, हाँ बंद कर दिया और उसमें छिटकिली लगा दिया और बाहर में एक मछली रख दिया और वो मछली वो अंदर से देख पा रहा है। तो जब भूखी है तो वो खाने का तो कोशिश करेगी। अब वो चाह रही कि मैं उस बक्से से बाहर निकलूँ, तो बक्से से जब बाहर निकलने का जब कोशिश करती है तो वो एक बार में तो सफल नहीं पाती, वो बार बार इधर हाथ पैर मारती है। जब वो हाथ पैर मारती है तो किसी तरीका से वो छिटकिली खुल जाती, वो जाके खा लेता। इस तरह से वो 10 दिन तक इस तरह करते रहे। तो जब काम को एक दिन की वो बेटी भूखी बिल्ली, फिर दूसरे दिन फिर से डाला, फिर वो छटपटाई, लेकिन वो उसको थोड़े कम से नहीं की। फिर उसको लास्ट में ऐसा अनुभव हो गया कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और हम जाके खा लेंगे। तो
बार कीजिए, एक बार में परफेक्ट नहीं होगा, 2 बार में हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपका बहुत परफेक्ट हुआ, सेकंड टाइम को थोड़ा कम हो। तो आप इस तरह से काम को करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते। तो ये वैसे लर्नर होते हैं कि वो काम को करते रहते हैं और तब तक करते रहते वो सफल नहीं हो जाते हैं। तो क्लास सबसे नेचुरल और पावरफुल तरीका होता है एक्सपीरियंस से सीखना या फिर कोई चीज करके सीखना। इसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। बैलरीना ऐसे ही सीखती है क्योंकि उन्हें बचपन से ही ओपेरा स्टेज में परफॉर्म करना पड़ता है। बचपन में अगर किसी ने घर के अंदर फुटबॉल खेल के कोई चीज तोड़ दिया था और फिर मम्मी पापा से डांट खाया, तो वो भी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, क्योंकि तब पता चला कि घर के अंदर बॉल नहीं खेलना चाहिए। 1 साल के बच्चे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही सीखते हैं, और चलने के समय जब गिरते हैं तो वो रोते हैं और बाद में फिर कोशिश करते हैं। यही चीज आने वाले महीनों में गिर गिर कर सीख के वो 2 साल तक चलना सीख लेते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकती है? जब भी हम पहली बार गिरे और उसके दर्द का शौक खत्म हुई, तो हमारे दिमाग अनकॉन्शियसली उस मेमोरी को याद कर लेती है। उसे वो दर्द करके और वापस खड़े होकर फिर से कोशिश करना भी याद रहती है। पैर नीचे, गर्दन सीधी और पीठ ऊपर। अब साइंटिफिकली इस चीज को ब्रेकडाउन करें तो जब हम एक पेड़ को 30 डिग्री से आगे रखते हैं तो हमारे कान के अंदर वेंट्रिकल्स रिलीज हो जाते हैं जो हमारे शरीर में बैलेंस रखने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से छोटी उम्र में हर कोई बच्चा जैसे जैसे वही चीज को बार बार दोहराया जाता है तो ये नेचुरली आने लगती है। हमारे दिमाग यही चीज अनकॉन्शियसली हमारी जिंदगी में वातावरण के हिसाब से हर वक्त चालू रहती है। जब भी हम पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, बात करते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, नाचते हैं या गाना गाते हैं, जब भी कोई चीज खराब जाए तो उसे सही करने का हल हमारे दिमाग याद रखता है, वही गलती दूसरी बार ना दोहराने के लिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मदद से हम एक नई स्किल सीख सकते हैं या हमारे कोई स्किल को और बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले एक सिचुएशन में खुद को डालिए जिसमें आप अच्छा बनना चाहते हैं, और फिर बाद में उस सिचुएशन के ऊपर ध्यान से सोचिए कि क्या हो, फिर उसका हल निकालने का कोशिश कीजिए। अगली बार ये हुआ तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वही सिचुएशन में आप क्या चीज अलग कर सकते हैं वो सोचिए। उदाहरण के लिए जब आप साइकिल चलाने सीखते हैं तो पहली बार साइकिल में बैठने के बाद धीरे से चलाते थे क्योंकि ज्यादा स्पीड से डर लगता था, और धीरे धीरे गिरने के सीखते थे। जब एक स्पीड में आप आराम से चल सकते तो फिर साइकिल को और स्पीड से चलाने लगे। और हम सब ने एक टाइम पर तो ये किया ही होगा जब फुल स्पीड से साइकिल को चलाकर उसे कंट्रोल ना कर सके और सीधा मुंह के बढ़ गए। ये होने के बाद आपको दिमाग में ये दोनों चीज रिकॉर्ड हो गई कि साइकिल चलाने के लिए ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे चलाना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ये भी पता चला कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो हैबिट से पैदा करते हैं, क्योंकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं वो अपने दिमाग का मोटर, विजुअल और ऑडिटरी एरिया तीनों काम में लगाते हैं, और उसके ऊपर खुद को दूसरों की म्यूजिक से भी टाइमिंग बनाना होता है जो उनके दिमाग को एक फास्ट फीडबैक लूप में डाल देता है। तो म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिशियंस को प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और रिपीटेशन करना होता है। आप ये अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में काम करने के समय। सिलिकॉन वैली में ये चीज स्टार्टअप्स अपनाते हैं। नई आइडियाज सोचने के लिए वो अपने डेवलपर्स को बिल्डिंग से बाहर जाने को कहते हैं। बाहर लोगों से बात करके जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकती है उन्हें फीडबैक मिलता है और वो उसे एनालाइज करके आगे की डिसीजन लेते हैं। अगर आप अकेले से कुछ सीख रहे हैं और फीडबैक देने वाला कोई नहीं है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको एक सेकंड ओपिनियन देता रहे। स्टूडेंट्स के लिए ये एक दोस्त एक टीचर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक मेंटर, और जर्नलिस्ट या पत्रकार के लिए अपने रीडर्स ही काफी होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज स्किल्स सीखने के लिए अच्छा है या फिर इसे साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी सीखा जा सकता है? अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो उसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। जैसा कि इसमें बताया, सबसे पहले बताया बच्चा बॉल लिया और घर में खेल रहा है। घर में खेला तब उसको पता चला कि सामान टूट गया, तो उसको पता चला
जब वो खेला तभी कि ये फुटबॉल को घर में नहीं बाहर खेलना चाहिए। जब वो नहीं खेलता तो उसके माइंड में ये होता कॉन्सेप्ट कि हम फुटबॉल को घर में भी खेल सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर में खेला तब वो उसको कॉन्सेप्ट पता चला कि नहीं ये चीज़ बाहर करना। तो जब तक वो किया करें तो वो सीखा, वो करें तो वो सीखेगा कैसे। तो इसके द्वारा हम कहते हैं कि जब हम किसी काम को जब तक करते नहीं हैं तब तक हम सीखते नहीं हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले जब कुछ भी हम सीखना होता है तो पहले जब उस काम को करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। जैसे बताया कि साइकिल चलाना होता है, तो कोई चला रहा है तो स्पीड चला रहा है, बहुत स्लोली चला रहा है, उस कंडीशन में उसको चोट लगे तब वो एक्सपीरियंस लिया कि मुझे चोट क्यों लगी, मेरा तो चलाने का स्पीड बहुत ज़्यादा था। तो यानी कि वो पहले काम को किया, उससे एक्सपीरियंस लिया कि नहीं ये गलत है, अब इसको नहीं, अब हमको स्पीड नहीं चलाना, साइकिल को स्लो चलाना, मतलब जो उसका ये है पेस है उस पेस में मुझे साइकिल को चलाना है। तो जब तक हम किसी काम को करेंगे नहीं तब तक मुझे अनुभव कैसे होगा। किसी काम को जब हम कर लेते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उसमें अच्छा ठीक है आप अच्छा काम किए, लेकिन उसको और बेहतर अगर करना है तो जब तक आप काम को कीजिएगा नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा कि मुझे और क्या बेहतर करना है। तो वही आपका हो गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग। किसी काम को करके सीखना वो आपका आ जाएगा अनुभव। Okay, thank you, ma'am, for a very nice session. Ma'am has explained all the things very well, and we understand that how experiential learning is important for us. ये experience जो है हम बचपन से करते ही आए हैं कि कभी गलती हो जाती है तो उस गलती को ना दोहराने के लिए हम वो गलती एक एक्सपीरियंस के तौर पे हमारे लिए काम करती है। तो उसी तरह से बच्चों को जो है काफ़ी चीज़ों को सिखाते समय तो उन्हें एक मॉडल के रूप में एक एक्सपीरियंस उनको देना। जैसे वाटर साइकिल ही उन्हें सिखाना है तो वाटर साइकिल कैसे काम करता है वो उसका वर्क समझाने के लिए उनसे एक मॉडल बनवाना वर्किंग कंडीशन में, तो ये उनका जो है एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं इस तरह से उसका कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, जो भी उसके प्रोसेसेस हैं इस तरह से फॉलो होते हैं। ठीक है, यानी वो कंसेप्ट उसके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। बादल कहाँ बन रहे हैं, बारिश कहाँ हो रही है, कहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, वो हर एक चीज़ उसके माइंड में सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बच्चों के दिमाग में ज़्यादा समय तक कंसेप्ट को स्टेबल करने के लिए काफ़ी नेसेसरी है। तो इन सारे कंसेप्ट को मैम ने वीडियो के थ्रू भी काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो मैम को मैं आप सभी की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू मैम।